यस, हेलो एवरीवन, वेलकम लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। एंड पिछली क्लास के अंदर हमने जिस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन किए थे आपके 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के रिवीजन सीरीज के अंदर, जो हमने सोल्व प्रैक्टिस पेपर शुरू किया था। आज उसी सोल्व प्रैक्टिस पेपर के आगे के क्वेश्चंस यानी कि 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सोल्व प्रैक्टिस पेपर का अगला पार्ट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 और 4 मार्क्स के जो आपका प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें आज पिछली क्लास के अंदर 20 क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए थे। आज इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 20 क्वेश्चन, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, देखो इसमें चॉइस आई है, चॉइस दी हुई मैंने। तो इसमें से अगर आपका पेपर में भी आता है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ईजी है। एक ऑप्शन है आपका, सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट्स, डिफेंड और रेफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट। आपको रीजन के साथ बताना है कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। और ऑप्शन में है कि आपको सर्कुलर फ्लो समझाना है टू सेक्टर इकोनॉमी का। तो दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहले बात करते हैं सब्सिडीज के बारे में। सब्सिडीज जो प्रोड्यूसर्स को दी जाती है, क्या उसको ट्रांसफर पेमेंट माना जाना चाहिए या नहीं। सब्सिडीज क्या होती है और ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, दोनों में फर्क होगा ना। तो आपको यही डिफरेंस समझाना, बताना है कि सब्सिडीज जो है वो ट्रांसफर पेमेंट के फॉर्म में ट्रीट की जानी चाहिए या नहीं। देखो, सब्सिडीज और ट्रांसफर पेमेंट में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए सब्सिडीज को ट्रांसफर पेमेंट हम नहीं कह सकते। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होती हैं जो बिना किसी सर्विसेज के बदले में दी जाती हैं। दोज पेमेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ विच नो फैक्टर सर्विसेज आर एम्प्लॉयड, यानी कि इसके बदले में कुछ सर्विसेज हमने ली नहीं है और बिना उसके हमने कुछ पेमेंट की है, तो उसको ट्रांसफर पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ओल्ड एज बुजुर्गों को पेंशन दी, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार को अलाउंसेस दी, तो ऐसी पेमेंट्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट हम इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूड तो हम सब्सिडीज भी नहीं करते, लेकिन मानता हूं मैं एक बार, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स और में फर्क ये है, सब्सिडीज एक तरीके से ग्रांट है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कंपनीज को दी जा रही है ताकि वो लोग मार्केट प्राइस से कम प्राइस से बेच सकें, या फिर जैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को कम प्राइस पर चीज प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई चीज दी जाती है तो वो एक ट्रांसफर पेमेंट नहीं कहलाती, वो सब्सिडीज कहलाती है। तो इसलिए जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है प्राइवेट कंपनीज को या किसी भी कंपनी को, वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, वो किसी सर्विस मतलब बिना सर्विस किए उनको पैसा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब्सिडी दी जा रही है वो सिर्फ प्राइस कम करने के लिए, मार्केट में कंज्यूमर्स को कम प्राइस से बेचने के लिए चीज़ों को, और साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, किसी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स दी जाती है। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट जो होती है वो बिना काम किए, जब हम अपने इंडिविजुअल्स को, चाहे बेरोजगार हो चाहे वो बुजुर्ग हो, उनको पेंशन या अनएम्प्लॉयड अलाउंस दिया जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को सब्सिडीज दी जाती है। इसलिए सब्सिडीज जो प्रोड्यूस दी जा रही है, दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट। तो आप इस स्टेटमेंट को रेफ्यूट करोगे कि आपके रीजन के साथ ये नहीं मानी जाती। दूसरी चीज आपको ऑप्शन में सर्कुलर फ्लो समझाना है टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में जो उसका दूसरा ऑप्शन है, लगातार जब इनकम एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है, इनकम एक्सपेंडिचर का फ्लो हो चाहे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, मैं दोनों चीज बताता हूं। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जब भी इनकम का फ्लो होता है, एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है, उसको हम सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि इस इकोनॉमी के अंदर सब दो सेक्टर्स होंगे, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। डायग्राम में समझाता हूं आपको मैं। इसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा। जब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है मतलब कोई टैक्सेस या ट्रांसफरमेंट्स नहीं होंगी। इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब कोई फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। और हाउस होल्ड्स मान के चलते हैं कि अपनी जितनी भी इनकम उनको मिलती है फैक्टर इनकम के फॉर्म में, वो सारा गुड्स एंड सर्विस खरीदने में खर्च कर देते हैं। इसका मतलब कोई सेविंग नहीं है। तो ये चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं, और उनको एज्यूम करके हम जो टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल बनाते हैं, उसमें एक तरफ हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ठीक है, और एक तरफ हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो फैक्टर सर्विसेज की फॉर्म में आती हैं। फैक्टर सर्विसेज दी जाती हैं हाउस होल्ड से इन प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड लेबर कैपिटल की फॉर्म में। लैंड लेबर कैपिटल की फॉर्म में सर्विसेज देने के बाद इसके बदले में इनको प्रोड्यूसर की तरफ से फैक्टर पेमेंट की जाती है, जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम बन जाती है, जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट की फॉर्म में इनको मिलती है। तो अपनी सर्विसेज देने के बदले में इनको क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट मिलती है। फिर जो गुड्स एंड सर्विस बनाए जाते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास आएंगे, ये हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन उसके बदले में ये पैसा खर्च करेंगे जो इन्होंने कमाया था, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है।
तो इसमें ये टू सेक्टर मॉडल के अंदर एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करता है लैंड लेबर कैपिटल के फॉर्म में, और प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले में इनको फैक्टर पेमेंट देता है रेंट विद इंटरेस्ट प्रॉफिट की फॉर्म में। उसके बाद ये जो पैसा मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर को, मान के चल रहे को सेविंग नहीं हो, सारा पैसा खर्च कर देते हैं, सारा पैसा खर्च करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनता है, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। तो इसके अंदर आप एक चीज समझा सकते हो, ये जो अंदर का एक सर्कल बनाया है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ जा रही है और फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जा रही है, ये जो इनर सर्कल है, इस इनर सर्कल को हम रियल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। और जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल के अंदर देखोगे तो इसके अंदर एक तरफ से पेमेंट जा रही है, उस तरफ से पेमेंट इधर से खर्च हो रही है, ये फ्लो है, इसको मनी फ्लो बोलते हैं। तो रियल फ्लो जिसके अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, एक तरफ सर्विसेज हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जा रही हैं, एक तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ आ रही हैं। और जो आपका बाहर का सर्कल है वो मनी फ्लो है, जिसके अंदर पहले प्रोड्यूसर सेक्टर ने पेमेंट की है रेंट वेजेस इंटरेस्ट की फॉर्म में हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर में पैसा खर्च किया है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो ये आपका टू सेक्टर मॉडल आप समझाओगे, और इसकी एग्जम्पशंस वगैरह हमने पीछे बताई दी हैं, तो उसको समझाओगे तो आपका टू सेक्टर मॉडल का ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पास सब्सिडी वाला क्वेश्चन और ऑप्शन में सर्कुलर ऑफ इनकम का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पार्ट है 3 मार्क्स का, वो है आपको कैलकुलेट करना नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस निकालना है। नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस क्या क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेल्स, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और कुछ गिवन नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, जैसे आप पहले निकालते हैं वैल्यू आउटपुट। तो वैल्यू एड मेथड है ही हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स के अंदर अगर सेल्स वर्ड दिया होता है तो हम सेल्स वर्ड ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स भी दे रखी है और एक्सपोर्ट्स भी दे रखी है, तो अगर डोमेस्टिक सेल्स दे रखी होगी तो आपको एक्सपोर्ट्स भी ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर हम डोमेस्टिक सेल्स भी ऐड करेंगे और एक्सपोर्ट्स भी, और डोमेस्टिक सेल्स आपकी 200 हैं और एक्सपोर्ट्स आपकी 10 हैं। तो हम सेल्स के अंदर 200 भी लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे, तो ये आपकी टोटल सेल्स बनेगी। जो देश के अंदर बेची है डोमेस्टिक सेल्स, और देश के बाहर बेची है वो एक्सपोर्ट सेल्स। उसके बाद चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है -10। -10 आप यहाँ पे डाल दोगे, पहले यहाँ लिखो, -10 यहाँ कर दो, ये आपका हो गया 210 - 10 यानी कि 200, और यूनिट जो है इसके अंदर लैक्स में है, तो 200 लैक्स लिख सकते हो। उसके बाद आपको निकालना है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद वैल्यू एडेड निकालते हैं, और वैल्यू एडेड निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका 200 लैक्स आ गया, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में रॉ मटेरियल की परचेज या फिर जो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 120 का, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो 120 आपका ये माइनस करके आ जाएगा 80 लैक्स। अब ये वैल्यू एडेड जो होती है ना, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड। लेकिन अब आपको चाहिए नेट वैल्यू एडेड। जब आप क्वेश्चन में देख रहे हो तो आपको एनवी एट एमपी चाहिए, ये देखो आपको एनवी एट एमपी चाहिए था। तो नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस में हमें क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मार्केट प्राइस निकल के आया उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो आपका नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। तो आपका 80 लैक्स का जीवी एट एमपी है, और डेप्रिसिएशन आपका क्वेश्चन में गिवन है 20 लैक्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपका माइनस करके 60 लैक्स का आंसर आ जाएगा। तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी होता है। तो 21 क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का था, और ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका इंडियन इको का है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें याद जैसे चॉइस है, डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन क्या कहलाता है, और ऑप्शन में है 3 चैलेंजेस बताने हैं आपको रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या हो सकते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो। इंडियन इको का क्वेश्चन है, पहला कोई पार्ट है वर्कफोर्स के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। देखो, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है वो सिचुएशन जिसके अंदर लगातार जो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज कम हो रही है, और साथ ही साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स है उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कर्स की परसेंटेज कम हो रही है और इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर वर्कफोर्स बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन का बढ़ना। इंडिया के अंदर जो इनफॉर्मलाइजेशन है वो अभी जैसे रिसेंटली बहुत जल्दी, वैसे पुराना भी चल रहा है, लगातार फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर तक लोग जा रहे हैं, रिसेंट फेनोमेनन बन चुका है। हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, जब भी देश के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, इससे नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स है फॉर्मल सेक्टर में बढ़ने चाहिए और जो इनफॉर्मल सेक्टर में कम होने चाहिए। ये एक्चुअल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की निशानी होती है। इंडिया के अंदर उल्टा है,
इंडिया के अंदर ट्रेंड रिवर्सल है। हमारे एस्टिमेट्स आज के टाइम पे कहते हैं 93% हमारे देश के वर्कर जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और सिर्फ 7% ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो वर्कफोर्स है ना वो लगातार इनफॉर्मलाइज्ड हो रहा है और ये लगातार फॉर्मल सेक्टर की संख्या कम होना और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ना, इसी को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन था हमारा 3 चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट, गांव के डेवलपमेंट में 3 कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने हैं। 3 चैलेंज बताने हैं, उसमें से पहले जो समस्या हमारे पास आती है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गांव के अंदर रूरल डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल। हमारे गांव के अंदर रूरल एरियाज के अंदर ह्यूमन कैपिटल मिसिंग है क्योंकि वहां पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज की बहुत बड़ी कमी है जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में चाहिए होती है। भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज दोनों ही मिसिंग है, एब्सेंट हैं। एक क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है गाँव के अंदर। अब इससे क्या होता है, देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी खासकर गाँव के अंदर लगातार कम हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रूरल डेवलपमेंट का। जब तक आप गांव के अंदर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप नहीं कर पाते हो तब तक आप रूरल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें रूरल एरियाज के अंदर एजुकेशन पर, टेक्निकल स्किल्स पर और हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना जरूरी है। इस पर करेंगे तब ह्यूमन कैपिटल बना पाएंगे और ह्यूमन कैपिटल से ही हमारे पास देश की रूरल डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। दूसरा चैलेंज हमारे सामने है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की डेवलपमेंट। देश के अंदर हमारे पास आज भी गाँव के अंदर एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का और पता है एग्रीकल्चर में जब इतने सारे लोग लगे हुए हैं पर वहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकलती है वो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पर, और वहाँ पर डिस्गाइज यानी कि छिपी बेरोजगारी, यानी कि जहाँ पर 2 की जगह 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप करना जरूरी है जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सकें और वहाँ पे लोगों को माइग्रेट करने से रोक सकें। इससे वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी और वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इतना बड़ा प्रेशर है, जो बोझ बना हुआ है, वो कम हो जाएगा। साथ साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो कमी है वहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उसकी डेवलपमेंट जरूरी है। ये चैलेंज है हमारे सामने, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो लोन देने वाली सोसाइटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट का रास्ता है, इरीगेशन के रास्ते हैं और एग्रीकल्चर रिसर्च की जो फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी है देश के अंदर रूरल डेवलपमेंट की, वो मिसिंग है। उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फैसिलिटीज एब्सेंट हैं तब तक हमारे देश के अंदर एक गांव के अंदर खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्टिव रिसोर्स डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने अगर रूरल डेवलपमेंट करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इको का ही क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आपको क्या करना है, इंडिया और चाइना की कुछ फिगर्स दे रखी हैं और इन दोनों को आपने कंपेयर करना है और एनालाइज करना है। कंट्री है इंडिया चाइना, उनकी एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन की 2015 की ग्रोथ रेट दे रखी है 1.2%, यहाँ 0.5%, और जेंडर रेशियो दे रखी है पर 1000 मेल्स एंड फीमेल्स कितनी है, यहाँ 920 941। और ये आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2015 से इंफॉर्मेशन ली गई है और इसको आपको एनालाइज करना है। यहाँ पे एनालाइज करते हुए 2 चीज़ आपके पास है। जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना की है बहुत कम है, आधा %। हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो 1.2% है, यानी हमारे देश में हर साल 1.2% बढ़ जाती है पॉपुलेशन, जबकि वहाँ पर सिर्फ 0.5% बढ़ती है। इसका कारण क्या है देश के अंदर? चाइना के अंदर सबसे बड़ा कारण है 1 चाइल्ड पॉलिसी, जो उन्होंने हर घर में सिर्फ 1 बच्चे की जो पॉलिसी अपना रखी है वो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। हमारे देश में वो पॉलिसी नहीं है, इसलिए हमारे पास अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.2% है। खैर पहले से काफ़ी कम है, पहले 2.2 2.3% के आसपास थी, जो कम होकर 1.2% पे आ गई है। दूसरी जगह जेंडर रेशियो की थी, उस जेंडर रेशियो में बताया गया कि वहां पर भी देखो इंडिया में ज़्यादा, देखो फिगर देखोगे तो इंडिया में 941 फीमेल्स हैं, 929 फीमेल्स हैं और चाइना में 941 फीमेल्स है। तो हमारे यहाँ पर फीमेल्स की परसेंटेज भी मेल्स के मुकाबले में कम है। तो इस चीज़ को भी देखा जाता है तो जेंडर रेशियो इंडिया के अगेंस्ट जा रही है। तो रीज़न इसका ये है कि हमारे वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी है यही जो चाइना में है, जिसकी वजह से हम फीमेल की रेशियो मेल रेशियो के मुकाबले में बेटर है। लेकिन हमारे यहाँ पर खराब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मतलब बच्चा जब पैदा होता है, लड़की पैदा होती है तो वहाँ उसको मार दिया जाता है। फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा है और जो वुमेन को पूरा स्टेटस नहीं मिलता, सोशल जो समाज में उनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत नीचे है, जिसकी वजह से जो जेंडर रेशियो है मेल फीमेल की वो चाइना में ज़्यादा बेटर है मेल्स इंडिया के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 या 4 मार्कर क्वेश्चन में आते हैं आपके टैक्सेशन। हमारे पास स्टेटमेंट है टैक्सेशन इज इफेक्टिव टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहले आपके जो 4 क्वेश्चन हमने किए हैं वो 3 मार्क्स के किए हैं। तो आपके देखो 1 to 20 क्वेश्चन जो हमने किए थे वो सारे 1 मार्कर क्वेश्चन थे। उसके बाद अभी 4 क्वेश्चन हमने किए 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन पे। टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस। क्या टैक्सेशन एक इफेक्टिव टूल बन सकता है इनकम इनइक्वालिटीज कम करने के लिए, देश में इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए? इसके अंदर आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन बहुत बड़ा टूल है, बहुत बढ़िया टूल है देश में इनइक्वालिटीज को कम करने का। गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू कोशिश करती है कि देश में सब लोगों को बराबर का हिस्सा मिले, इनकम के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो फेयर एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की देश में हो, ये गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है। किसके थ्रू? गवर्नमेंट ये करती है टैक्सेशन और अपनी एक्सपेंडिचर, यानी फिस्कल पॉलिसी है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो टैक्सेशन यानी इनकम पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू ये काम करती है। एक तरफ अगर टैक्सेशन पॉलिसी को देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो हायर इनकम ग्रुप यानी कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाती है और गरीब लोगों पर या टैक्स कम कर देती है या फिर उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, जैसे सब्सिडीज देती है और ट्रांसफर पेमेंट यानी कि उनको चाहे पेंशन देनी हो या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देनी हो या सब्सिडीज देनी हो, ये खर्चे यानी कि हायर इनकम ग्रुप पर टैक्स लगाकर और लोअर ग्रुप को सब्सिडीज और ट्रांसफर देकर ये कहीं ना कहीं इनके बीच में इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश करती है। तो इनइक्वालिटीज को ही कम करने का पॉइंट है ये सारा। तो इस तरीके से परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हायर इनकम ग्रुप टू द हैंड्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इन पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ एक रास्ता लेके जाती है सोसाइटी के अंदर। तो यस, टैक्सेशन एक इफेक्टिव टूल है जिससे कि हम देश के अंदर इनइक्वालिटीज को कम कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, अगर आप मीनिंग समझाया तो 4 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन जो है 26 भी 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर रिवर्स रेपो रेट को समझाना है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और किस तरीके से देश के अंदर एक्सेस डिमांड को कम करता है वो, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका, रिवर्स रेपो रेट। पहले देखो रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। रिवर्स रेपो रेट वो है जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक पर पैसा जमा करते हैं। जैसे कि आरबीआई मान लो बोरो कर रहा है किनसे? कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक से बोरो कर रही है या फिर कह सकते हैं कि आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक पैसे रख रही है। जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई पैसा रखेगी उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब होता ही है कि अगर देश में एक्सेस डिमांड है, जो कंट्रोल करने की बात की जा रही है, एक्सेस डिमांड बोलती है जब एक डिमांड ज्यादा सप्लाई के मुकाबले। आरबीआई क्या करती है, सिचुएशन ठीक करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक को लगता है कि जो उनको पैसा आरबीआई में रखा जाएगा उससे उनको ज़्यादा बेटर इनकम आएगी, ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट आएगा। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से वो लोग ज़्यादा पैसा आरबीआई पास रखते हैं और मनी सप्लाई यानी कि जो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हैं, जो क्रेडिट की जो कैपेसिटी है वो अपनी कम कर देते हैं। तो जितना पैसा जमा होता है उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा वो आरबीआई के पास रख देते हैं और बाकी पैसा अपने पास रखते हैं, यानी कि क्रेडिट कैपेसिटी अपनी कम कर लेते हैं। क्योंकि कमर्शियल बैंक में ज़्यादा इंसेंटिव कहाँ मिलता है कि वो अपना फंड आरबीआई में रखें, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ उनको, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने पर क्या होता है, कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई पास रखेंगे और मार्केट में लोन के फॉर्म पैसा कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्सेस डिमांड में रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया जाता है और एक्सेस डिमांड मार्केट में, क्योंकि जैसे ही लोन मार्केट में कम होंगे तो लोग कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स की डिमांड कम करेंगे, पैसा कम करेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और जो एक्सेस डिमांड थी देश के अंदर वो भी मार्केट से खत्म हो जाएगी और प्राइसेस भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो एक रास्ता है रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल करने का या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 4 मार्क का क्वेश्चन। अब 4 मार्क क्वेश्चन में ही इंडियन इको के 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें, अच्छा ये भी आपका एमसीक्यू 4 मार्क क्वेश्चन ही है जिसके अंदर बताया सेंट्रल बैंक का बैंकर एजेंट एडवाइजर, ठीक है ना। तो किस तरीके से सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो बैंकर की तरह, एजेंट की तरह, एडवाइजर की तरह काम करता है सरकार के लिए, फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल बैंक बैंकर की तरह, एजेंट की तरह और एक एडवाइजर की तरह काम करता है देश के अंदर इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए। अगर हम पहले बैंकर की बात करें तो ये गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स मैनेज करता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं या लोकल गवर्नमेंट, इन सब के अकाउंट्स को मैनेज करना, कंट्रोल करना और ये सब के सब आरबीआई देखती है, सेंट्रल बैंक देखती है। तो सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं उन सबके अकाउंट्स खुले होते हैं आरबीआई के पास, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करता है और गवर्नमेंट के ही जो पैसा कहीं से आना है, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो पैसा आना है वो उसको रिसीट को एक्सेप्ट करता है और उन्हीं के बिहाफ पर पेमेंट भी करता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसा आना और गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट देना, यानी गवर्नमेंट के लिए
एक तरीके से ये काम भी करता है। गवर्नमेंट को ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। फिर जो सरकार के पास पैसा आता है, लोगों को टैक्स का पैसा आता है, वो उस पैसे को मैनेज करने का काम भी ये करता है। उसके अलावा एडवाइजर की तरह काम करता है। किस तरीके से? ये हर मामले में जब लगातार मीटिंग होती रहती है तो गवर्नमेंट को एडवाइस करती रहती है कि किस तरीके से बैंकिंग को फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स पर उन पर डिस्कस करते रहते हैं। सरकार की पॉलिसीज कैसे बनानी है, सरकार को पॉलिसी बनानी भी है तो अगर वो कैसे बनानी है, क्या करना चाहिए, तो वो आरबीआई के साथ एडवाइस लेता रहता है। तो आरबीआई हर मामले में गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कि कैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स को देखा जाए इस देश के अंदर। उसके अलावा एडवाइजर की तरह काम कर रहा है, बैंकर की तरफ काम कर रहा है, एजेंट की तरह जैसे बताया था कि ये गवर्नमेंट के सारी पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से सरकार के लिए ये बैंकर की तरह काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है और एडवाइजर की तरह काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये हमारे पास है इंडियन इको का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के, उस 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 2 मेजर कदम क्या उठाए थे, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें चाहे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं या स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, इन सबको कंट्रोल करता है आरबीआई। यानी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो 91 के रिफॉर्म्स के अंदर जो इस फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स किए गए थे, उससे पहला था रोल आरबीआई का चेंज होना। लिबरेशन के बाद क्या किया गया? आरबीआई का रोल ही चेंज हो गया। पहले रोल जो था वो कंट्रोलर का था, अब वो रोल चेंज करके फैसिलिटेटर का कर दिया। यानी पहले वो रूल्स बनाती थी, पहले आरबीआई रूल्स बनाती थी कि ये रेट होना चाहिए, ये बैंक होना चाहिए, यहाँ आपको कुछ भी काम करना है तो परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब उनका रोल फैसिलिटेटर का हो गया। यानी अब जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए हर मैटर्स में। बिना आरबीआई को कंसल्ट किए वो लोग किसी भी मैटर्स पर डिसीजन ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इससे फाइनेंशियल सेक्टर के रास्ते खुल गए हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर के लिए। पहले तो किसी बैंक को अगर अपनी ब्रांच खोलनी है, कोई एक्सपेंशन करनी है, तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। हर चीज रेट को डिसाइड करना तो आरबीआई डिसाइड करती थी, तो कंट्रोल करती थी। लेकिन अब कंट्रोल का काम नहीं है, अब डिसीजन आरबीआई नहीं ले रही, डिसीजन खुद बैंक्स लेते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर लेता है, और बाकी सिर्फ ये फैसिलिटेटर या रूल्स या गाइडलाइन बनाने का काम करता है आरबीआई। दूसरा जो उसने कदम चेंज किया 91 के रिफॉर्म से, वो प्राइवेट सेक्टर का रोल चेंज कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को पूरा बड़ा रोल दिया गया इस देश के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। बहुत सारे, पहले सब कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चाहे वो इंडियन बैंक्स हो चाहे फॉरेन बैंक्स हो, उनको बनाया गया और उन लोगों को एंट्री दी गई। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती थी इस बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी, वो भी बढ़ाकर 50% तक उस वक्त कर दी गई। बैंक्स के पास फ्रीडम मिल गई, वो जैसे मर्जी अपनी नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं बिना आरबीआई की परमिशन से। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल काफी बढ़ा दिया गया। पहले गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा था, अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया। और तीसरा जो रिफॉर्म्स किए गए वो थे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जो एफआईआई के मामले में इन चेंज किए गए, वो मर्चेंट बैंकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इन यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली अलाउ कर दी गई। इन लोगों को एनकरेज किया गया कि वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो इतने रिफॉर्म्स के बावजूद बहुत सारे ऐसे ही थे जैसे फंक्शंस थे, लेकिन जैसे न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट करना हो, फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी रखनी हो, वो सभी अभी भी आरबीआई ने अपने पास रखी हुई है। और जो चीज देश के वेलफेयर के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर नए करेंसी नोट छापने का काम सबको दे दिया जाएगा, फिर तो वो सबके सब अपना अपना नोट्स बनाते रहेंगे। पर नए नोट्स छापनी हो या फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना हो, डॉलर्स को, पाउंड्स को, तो वो आरबीआई ने वो पावर अभी भी अपने रखी हुई है। बाकी सारे बहुत सारे उन्हें लिबरलाइजेशन करने के बाद बाहर से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है इन बैंक्स के अंदर। इस तरीके से 91 के रिफॉर्म्स में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये सब रिफॉर्म्स किए गए थे। 29 क्वेश्चन भी इंडियन इको का क्वेश्चन नंबर 29, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है। इसमें आपको 2 फीचर्स बताने हैं। ऑप्शन आ रहा है ये प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी इंडिपेंडेंस से पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर आपको फीचर्स बताने हैं, और साथ साथ इक्विटी एंड ग्रोथ का एक ऑप्शन आपका जो पॉइंट है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स में, उसमें से एक चॉइस का क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो 2 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स बनते हैं इंडिपेंडेंस से पहले के, वो तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं। उस वक्त इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी थी। लगभग 75% लोग जो थे देश के, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे अपनी जीविका कमाने के लिए। और जो इतनी बड़ी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये दिखाती थी देश कितना बैकवर्ड था, कि पूरी तरीके से देश एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। लेकिन इतनी बड़े डिस्पाइट बीइंग द मेजर सोर्स, इतना बड़ा ऑक्यूपेशन का सोर्स था देश के अंदर, 75% लोग उसमें काम कर रहे थे। पर एग्रीकल्चर को उस वक्त भी समस्या ये थी कि प्रोडक्शन बहुत कम थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, जिम्मेदारी सिस्टम बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से इस सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती चली गई। तो ये सिचुएशन थी
हमारे देश के 75% लोग काम कर रहे थे, पर वो सिचुएशन अच्छी नहीं थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो भी एक ब्लीक ऑक्यूपेशन था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था, सर्विस सेक्टर था, वो बहुत ही कम था। दोनों मिलाकर 25%, 22%, 25% के आसपास टोटल वर्कफोर्स जो काम करता था इसके अंदर, और उसमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। ऐसी सर्विस सेक्टर में सिर्फ 15% लोग काम करते थे, दोनों मिलाकर 25%। पर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कोई ग्रोथ नहीं थी, ग्रोथ रेट बहुत कम थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स नहीं थे। लोगों को लगता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट की भी जाए इसके अंदर। टैरिफ स्ट्रक्चर सही नहीं था, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, यहाँ से बाहर जा रहा है या बाहर से यहाँ आ रहा है, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, वो उनका टैक्स स्ट्रक्चर भी देश के लिए फेवरेबल नहीं था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने, वो ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाया, क्योंकि कभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए कभी भी ब्रिटिशर्स ने कोशिश नहीं की थी। इसकी वजह से भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अंडर डेवलप्ड ही रह गया। तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सर्विस की जो बात की जा रहे हैं, उसमें कितने परसेंटेज लोग काम कर रहे थे बता दिया, लेकिन साथ साथ उनकी फीचर्स क्या थे और क्या क्या सिचुएशंस उस वक्त थी, वो भी हमने इन दो चीज़ों में पढ़ी। अब बात करते हैं इक्विटी एंड ग्रोथ। हमारे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स में एक पॉइंट था इक्विटी एंड ग्रोथ का, इक्विटी के साथ ग्रोथ। इसके बारे में अगर बात करें, इक्विटी के साथ साथ ग्रोथ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था जब हमने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू किए थे। ग्रोथ का मतलब होता है लगातार जीडीपी बढ़ना, वो भी लंबे समय तक, 1-2 साल बढ़ना फिर तीसरे साल कम हो जाना, इसको ग्रोथ नहीं बोलते। इक्विटी का मतलब था कि जीडीपी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबर का हिस्सा मिले। इक्विटेबल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है। इक्वल नहीं कहते, सबको बराबर नहीं बांटना, हाँ उनके काम के हिसाब से इक्विटी तरीके से, इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेनिफिट्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हमारे फायदे हैं वो सभी सेक्शंस को शेयर मिले, सभी को उसका हिस्सा मिले, किसी को कम किसी को ज्यादा। इसका मतलब ये चाहते थे कि कुछ ही हाथों में सारा पैसा ना चला जाए। लेकिन ग्रोथ अकेली होना, सिर्फ देश में ग्रोथ होने से देश में लोगों का वेलफेयर की गारंटी नहीं मिलती। ये भी पॉसिबल है कि जो गुड्स एंड सर्विस देश के अंदर बनाए जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे ही ना। बन तो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो ग्रोथ भी हो साथ में इक्विटी भी हो, क्योंकि वो उन तक तब पहुंचेगी जब उनके पास इनकम होगी, उसके लिए इक्विटी जरूरी है। तो ग्रोथ अलॉन्ग विद इक्विटी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग के अंदर। अगर ये ऑब्जेक्टिव हम चूज करते हैं कि ग्रोथ विद इक्विटी होगी, तो हाई ग्रोथ का फायदा सब लोगों को इक्वली मिल पाएगा। तो इक्विटी का मतलब है इनइक्वालिटी कम होना और सोसाइटी के अंदर सब लोगों को बराबर का हिस्सा मिलना। ये इक्विटी ग्रोथ का एक पॉइंट बनता है। ठीक है, ये हमारा 5 प्लान में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। 4 मार्कर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन, जो आपका है स्टेट एंड डिस्कस 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पावर सेक्टर। देश के अंदर पावर सेक्टर को 2 बड़ी समस्याएं बतानी है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आज के इस क्लास के अंदर जो हमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं वो हमारे पास ही हो जाएंगे। ठीक है, तो पावर सेक्टर के हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स बतानी है। पहला है कैपेसिटी का कम होना। जो 2 प्रॉब्लम्स एक हमारे देश के पावर सेक्टर फेस कर रही है, इनसफिशिएंट कैपेसिटी की। इतने साल हम काम कर चुके हैं, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन पावर की डिमांड लगातार बढ़ी है। हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की, वो इतनी नहीं है कि हम सब लोगों को बराबर इसका हिस्सा दे सकें। यानी कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मीट करने के लिए, 7% ग्रोथ अचीव करने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो आज भी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। इंडिया इज एबल टू ऐड ओनली 20,000 मेगावाट एनुअली। एक साल में 20,000 मेगावाट की बिजली बढ़ती है, जबकि 1 लाख मेगावाट की रिक्वायरमेंट है। ये जो इनसफिशिएंट पावर कैपेसिटी है देश के अंदर, उससे समस्याएं पैदा होती हैं। लॉन्ग पावर कट्स, 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, गाँव के अंदर तो 12-12 घंटे लाइट जाती है, 14 घंटे लाइट जाती है। फ्लक्चुएशंस, लो वोल्टेज तो होती है, फ्लक्चुएशंस कभी तेज कभी डन, कभी कभी लाइट ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई, तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, वोल्टेज बहुत कम है और पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये कैपेसिटी कम होने की वजह से ये समस्याएं पैदा होती हैं। उसके अलावा एक समस्या है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की। लो पावर जनरेशन यानी कैपेसिटी हमारी कम है, उसके अलावा एक और समस्या है, पावर की जितनी अवेलेबिलिटी भी है ना, वो भी इन लॉसेस की वजह से, ट्रांसमिशन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से और कम हो जाती है। ये जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है, इसका मतलब होता है कि जो हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई और लोगों तक घर में पहुंचने तक, यानी सोर्सेज सप्लाई से लेकर पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक के बीच में जो भी लॉसेज होते हैं उसको हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बोलते हैं। ये लॉसेज देश के अंदर लगभग 50% है, यानी जितनी अवेलेबल है उसमें 50% तो हम लगभग बेकार ही कर देते हैं। हाफ ऑफ द पावर जितनी हमारी बनती है उसको वेस्ट कर देते हैं अपने लॉसेस की वजह से। तो लोगों तक पहुंच नहीं पाए, एक तो कैपेसिटी कम, ऊपर से जितनी बनती है उससे भी आधी हम सारी वेस्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये समस्या हमारे पावर सेक्टर में बनी हुई है। तो हमने अभी आज इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस किए हैं वो 3 मार्क्स वाले हमने देखे, 4 क्वेश्चन किए थे,
और 4 मार्क्स वाले हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 12 मार्क्स के वो क्वेश्चन और 24 मार्क्स के क्वेश्चन, और 36 मार्क्स के अभी आज हमने डिस्कस किया, और 20 मार्क्स के हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे एमसीक्यू के अंदर। तो 56 मार्क्स आपके टोटल हमने कवर कर दिए हैं। अब 24 मार्क्स के 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बी कनेक्टेड, बी सेफ, stay at home and be healthy, and thank you once again. Goodbye.